मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 9th में हिंदी विषय में प्रार्थना पत्र यह पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि प्रार्थना करना, किसी से अनुरोध करना, किसी से निवेदन करना, और फिर ये पत्र है। जब हम किसी को अपना संदेश देते हैं तो प्राचीन काल से लेकर के आज तक विभिन्न माध्यम रहे हैं, लेकिन पत्र जो हम किसी कागज पर पेंसिल से, पेन से लिखते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, वह प्राचीन समय से लेकर के, जब से कागज का आविष्कार हुआ तब से लेकर के और आज तक चलन में है। और यह बहुत ही सर्वजन सुलभ साधन है। वैसे तो वैज्ञानिक युग में अब ईमेल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, एसएमएस के द्वारा हम संदेश भेजते हैं, लेकिन फिर भी इस पत्र लेखन का अपना एक अलग महत्व है। और इस पत्र लेखन में प्रार्थना पत्र आपके पाठ्यक्रम में है, तो पहले मैं पत्र लेखन की एक भूमिका बता देती हूँ और फिर मैं प्रार्थना पत्र पर आती हूँ। जैसा कि आज के वैज्ञानिक युग में पत्र लेखन एक विशिष्ट कला का रूप धारण कर चुका है। पत्र लेखन एक कला है कि कैसे हम कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात कह दें, और इस तरह से जो हमारे मन में बात है वह संदेश दूसरे के पास बहुत ही सुंदर तरीके से और स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। इसलिए पत्र लेखन को एक कला कहा गया है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं, जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, या जो विचार होते हैं, चिंतन मनन जो चलता रहता है, जिस उद्देश्य से हम पत्र लिखते हैं, तो उससे संबंधित संवेदनाओं को और अपने चिंतन मनन को उस पत्र में लिखते हैं। और यह विचारों के आदान प्रदान का, आपस में विचारों को बांटने का, लेन देन का एक बहुत ही सरल, सुलभ और सस्ता साधन है। ये तरीका है पत्र लेखन। और पत्र ही वह दर्पण है, आईना है, जिसमें व्यक्ति विशेष की भावनाएं, विचार, आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, उसके कार्यकलाप जो वह करना चाहता है उसको भी वह अपने पत्र में अंकित करता है। मन के भाव और अन्य वृत्तियां भी, जिस उद्देश्य से वह पत्र लिख रहा है, स्नेह के उद्देश्य से, वात्सल्य के उद्देश्य से, अपने किसी सरकारी काम के उद्देश्य से, और भी अन्य जो भी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लेकर के वह पत्र लिख रहा है। तो उनसे संबंधित जो भी वृत्तियां होती हैं वह सब पत्र में प्रतिबिंबित हो जाती हैं, झलक जाती हैं। और क्योंकि पत्रों के माध्यम से जहां मैत्री संबंध सुदृढ़ होते हैं, अगर हम मित्र को पत्र लिखते हैं, दोस्तों को पत्र लिखते हैं, तो हमारी मित्रता प्रगाढ़ होती है। और अगर हम अपने व्यापार और व्यवसाय से, पेशे से संबंधित पत्र लिखते हैं, तो वह व्यवसाय हमारा उन्नति करता है। और अगर हम समाज सुधार की दृष्टि से महापुरुषों को कोई पत्र लिखते हैं, या महापुरुष जनता को संबोधित करते हुए कोई पत्र समाचार पत्रों में छपवाते हैं, तो इस तरह से समाज का कल्याण, भलाई होती है। निष्कर्ष रूप में, सारांश रूप में कहा जा सकता है कि चाहे मानवीय जीवन में पारिवारिक स्नेह हो, चाहे समाज में सौहार्द हो, आपस में भाईचारा हो, चाहे हमें अपने कार्यकलापों में उन्नति करनी हो, चाहे कोई सूचना प्राप्त करनी हो, लेनी हो, देनी हो, तो इन सब बातों को हम पत्र के माध्यम से ही संप्रेषित करते हैं। तो इस तरह से पत्र लेखन एक कला है, और पत्र लेखक को पत्र लेखन में कुशल होना चाहिए, क्योंकि वह जितना ही निपुण होगा, कुशल होगा, ना ही वह अपने संदेश को, अपने मन के भावों को, विचारों को, जिसको वह देना चाहता है, चाहे वो आत्मीय जन हो, आत्मीय जन से तात्पर्य परिवार के जन हो, या जिनसे हमारा परिवार की तरह का ही रिश्ता है, इष्ट मित्र हो, हमारे जो अच्छे मित्र हैं, हमारे जो बड़े गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, या किसी अधिकारी को, या जिससे हम व्यावसायिक हमारा संबंध है, तो उनको हम आसानी से अपने पत्र लेखन के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए पत्र लेखन को एक कला कहा गया है, और पत्र लेखक को पत्र लेखन में बहुत ही कुशल और निपुण
होना चाहिए, तभी वह अपने मन के विचारों को दूसरों तक अच्छी तरह पहुंचा पाएगा और अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। अब पत्र लेखन एक कला है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ पत्र लेखन का क्या उद्देश्य है और अच्छे पत्र लिखने का क्या महत्व है, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब पत्र लेखन की क्या विशेषताएं हैं कि यह एक कला है जिसमें पत्र लेखक का व्यक्तित्व पूर्णतया झलकता है। जो पत्र लिखता है उसके आंतरिक और बाह्य गुण जो हैं वो पत्र लेखन में स्पष्ट हो जाते हैं कि उसके आचार विचार स्वभाव शिक्षा दीक्षा कार्य करने का ढंग, ये सब मिलाकर के व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो पत्र में ये सब बातें झलक जाती हैं। पत्र जिस तरह से लिखा जाता है उससे पत्र लेखक का व्यक्तित्व आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है और इसके माध्यम मतलब द्वारा ही कुशल पत्र लेखक दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो ये पत्र लेखन की विशेषताएं भी हैं और ये महत्व भी है। तो पत्र की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, उसमें भावों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो आपके मन में भाव हैं वो आपको प्रत्यक्ष कर देने चाहिए स्पष्ट रूप से कम शब्दों में और सुंदर शैली में, प्रभावशाली शैली में लिख देना चाहिए। इसीलिए पत्र की जो लेखन शैली होती है उसे पत्र की आत्मा कहा गया है। और शैली जो है वो एक विधि होती है, पद्धति होता है, तरीका होता है, जिसके माध्यम से पत्र लेखक अपने पत्र को सुंदर, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाता है। अब वास्तव में पत्र का संक्षेप रूप और उसकी रोचकता को स्थिर रखना ही एक अच्छे पत्र लेखक के लक्षण है। इसका तात्पर्य है पत्र लेखन की क्या विशेषताएं हैं कि उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए और उसका जो कथ्य है उसमें रोचकता होनी चाहिए। ये अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं और भाषा भी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए और शैली भी उसकी बड़ी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। तो पत्र लेखन की विशेषताएं और महत्व आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पत्रों के प्रकार पर आते हैं कि पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, अतः इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बांटा जा सकता है। ये एक सामान्य ढांचा है, विशिष्टीकृत ढांचा। तो जब आप एक पत्र लिखते हो उसके अंदर फिर और विशेष आता जाता है, लेकिन मोटे तौर पर सामान्य रूप से ये पत्रों के एक तरह से प्रकार हैं। पारिवारिक पत्र जिसे हम परिवार के सदस्य और आत्मीय जनों को लिखते हैं, व्यवहारिक पत्र जो मित्र पड़ोसी और अन्य परिचित जनों को लिखते हैं, आधिकारिक पत्र जो जनता की ओर से अधिकारियों को या किसी अधिकारी द्वारा अन्य किसी अधिकारी को भेजे जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 पत्रों के प्रकार। इसके बाद चौथा व्यवसायिक पत्र जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जिसमें कोई व्यापारी या व्यवसायी व्यावसायिक संस्था को, व्यापारिक संस्था को लिखते हैं या व्यापारिक संस्थाएं जो हैं वो व्यापारियों को लिखती हैं, तो वह व्यवसायिक पत्र आते हैं। फिर सार्वजनिक जीवन के पत्र हैं जो किसी केंद्रीय मंत्री, प्रांतीय मंत्री या सार्वजनिक संस्था के पदाधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं, वह सार्वजनिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और कार्यालयीय पत्र जो पत्र राजकीय अथवा सहायता प्राप्त संस्थाओं व कार्यालयों द्वारा किसी संस्था, किसी व्यक्ति या ऐसे ही अन्य कार्यालयों को लिखे जाते हैं, तो वह कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों हम आते हैं अपने मूल विषय पर। हमने पत्र लेखन कला है, पत्र लेखन की आवश्यकता, पत्र लेखन की विशेषताएं और पत्रों के प्रकार ये आपको पढ़ा दिया। इस तरह से 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। और अब हम जो आपके पाठ्यक्रम में प्रार्थना पत्र है उस पे मूल विषय पर आते हैं। तो प्रार्थना पत्र में क्या है, कैसे होता है, ये हम आपको बता रहे हैं कि किसी विद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्य मतलब जो प्रमुख हों, चाहे प्रधान अध्यापक हों, प्रधानाध्यापक हों, प्राचार्य हों, प्राचार्या हों, है ना। और जब वो प्रमुख
पुरुष है तो प्राचार्य, और अगर स्त्री है तो प्राचार्य अथवा संस्था या संगठन के प्रधान को किसी कार्यवश किसी उद्देश्य के कारण लिखे जाते हैं। और प्रार्थना पत्र से अभिप्राय ऐसे पत्रों से है जिसमें किसी विषय अथवा समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी से समस्या का निवारण, जो भी हमारी समस्या है तभी हम किसी को पत्र लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो जो हमारी समस्या है उस समस्या को सुलझाने के लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसीलिए ये प्रार्थना पत्र कहलाता है। अब प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रार्थना पत्र का प्रारंभ प्रथम पंक्ति में बाईं तरफ लिखने से, बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, सेवा में लिखने से होता है। और कोई भी प्रार्थना पत्र लिखने से पहले जिस पृष्ठ पर हम प्रार्थना पत्र लिख लेते हैं पहले उसको 2 अंगुल मोड़ लेते हैं और तब फिर प्रार्थना पत्र लिखना शुरू करते हैं। फिर दूसरा जो है ध्यान देने योग्य बात है कि प्रार्थना पत्र की दूसरी पंक्ति में बाईं तरफ उच्च अधिकारी का पद, कार्यालय का नाम और विभाग व स्थान लिखा जाता है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र में फिर विषय लिखा जाता है और मूल पत्र प्रारंभ करने से पहले ये महोदय, आदरणीय, और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर स्त्री हैं तो महोदया, आदरणीय, माननीय, और अगर पुरुष है तो माननीय आदि संबोधन का प्रयोग होता है। और संबोधन के बाद सामान्यतः सविनय निवेदन है कि अथवा सादर निवेदन है जैसे वाक्यों से पत्र प्रारंभ किया जाता है। ये सब बातें बहुत ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि इन्हीं से पत्र लेखन कला की आपकी योग्यता का पता लगता है। अब उसके बाद प्रार्थना पत्र पूर्ण करने के पश्चात आभार सूचक मतलब कृतज्ञता ज्ञापन को संकेत करने वाले वाक्य लिखे जाते हैं, जैसे मैं सदा आपकी या आपका आभारी रहूंगी, रहूंगा। फिर आशा है आप इस ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। जिस अधिकारी को हमने पत्र लिखा है उसको संबोधित करते हुए, उसको लक्ष्य करते हुए कहेंगे कि आप और इस ध्यान देने का कष्ट करेंगे। फिर प्रार्थना पत्र में आभार सूचक के उपरांत शिष्टाचार के, विनम्रता स्वरूप धन्यवाद या सधन्यवाद अवश्य लिखना चाहिए। स्वनिर्देश के रूप में बाईं ओर अपने लिए भवदीय, और वही अगर स्त्री है तो भवदीया, प्रार्थी, और अगर स्त्री है तो प्रार्थनी, आज्ञाकारी की जगह आज्ञाकारिणी, और अगर पुरुष है तो आज्ञाकारी, जैसे शिष्टता सूचक शब्द लिखकर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और जो छात्र हैं आप लोग जो हैं वो आप कक्षा, वर्ग, सेक्शन मतलब अपनी क्लास, अनुक्रमांक, रोल नंबर का उल्लेख प्रार्थना पत्र के अंत में अवश्य करेंगे। अंत में बाईं ओर दिनांक भी लिख देनी चाहिए। अब छात्र बेटा जैसा कहा है कि आप अपना कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक जरूर लिखेंगे, ये आप जरूर लिखेंगे, लेकिन जब आप परीक्षा में आपका प्रार्थना पत्र पूछा जाता है तो परीक्षा के समय आप अपना ना नाम लिखेंगे, ना कक्षा लिखेंगे, ना वर्ग लिखेंगे, ना अनुक्रमांक लिखेंगे, खाली काखा गा या आबा सा ऐसे लिख देंगे। जब परीक्षा के बाहर आप ये पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तब आप अवश्य ही इन सब बातों का उल्लेख करेंगे, लेकिन परीक्षा में आए हुए प्रार्थना पत्र का जब आप उत्तर देते हैं तब आप यह सब नहीं लिखेंगे, ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अब हम प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप आपको दिखा देते हैं कि कैसे प्रार्थना पत्र का प्रारूप है, जो कि हमने आपको लिख के बातें बताई, उसका ये प्रायोगिक रूप आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। जैसे सेवा में आपने लिखा, फिर ये प्रधानाचार्य आ गया, पद का नाम लिख दिया, है ना, फिर संस्था का नाम ये लिख दिया, फिर स्थान का नाम लिख दिया, फिर विषय का नाम लिखा। विषय क्या है आपका? शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर अधिकारी के अनुरूप, जिस पद पर अधिकारी है उसके अनुसार ही पदानुसार हम जो है संबोधन लिखते हैं। तो यहाँ पर सेवा में तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? महोदय लिखेंगे। और ये सेवा में ये इधर आ गया है, लेकिन ये सेवा में यहीं पर होता है,
इस तरह से ये यहाँ पर सेवा में होता है। अब हम जो है फिर महोदय के बाद क्वामा लगाते हो। यहाँ आपने देखा है कि हर जगह क्वामा है। जब ये मेरठ यहाँ स्थान का नाम आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ऐसे पूर्ण विराम लग जाएगा और महोदय के बाद क्वामा लगने के बाद सविनय निवेदन है, जो आपका कथ्य है, जो आपकी का विषय है, उस विषय को आप यहाँ पर 2-3 पंक्तियों में विस्तार से लिख दोगे। और सविनय निवेदन, जैसा कि हमने ये शिष्टाचार सूचक शब्द आप प्रयोग करोगे कि मैं आपके विद्यालय का 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पिताजी ही हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, पिताजी की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इसमें आपने पत्र में कारण दिया कि क्यों हम अपना शिक्षण शुल्क माफ कराना चाहते हैं, तो वो आप कारण अवश्य दोगे। जो भी विषय होगा, जो भी आपकी समस्या होगी, वो समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका कारण आप लिखोगे। और फिर वही कि पिताजी को छोड़कर अन्य कोई कमाने वाला भी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी शिक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। ये आपने विषय वस्तु का यहाँ से लेके यहाँ तक विवरण दे दिया। अब क्या है बेटा, फिर आप दूसरा अनुच्छेद वही कि आप निवेदन करोगे, प्रार्थना करोगे। इसीलिए यह प्रार्थना पत्र है कि निवेदन है, प्रार्थना है कि मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि मेरी पढ़ाई जारी रह सके, मैं अपनी पढ़ाई निरंतर करता रहूं। और फिर ये भी बता रहा है, कोई भी हो, छात्र होगा, विद्यार्थी होगा, अपनी उपलब्धियों का भी वो वर्णन करेगा, विवरण देगा 1-2 लाइन में, जिससे कि यह पत्र प्रभावशाली बने और उसकी जो विद्यार्थी की समस्या है उसकी सच्चाई भी सामने आए कि श्रीमान जी, मैं पिछले 2 वर्षों से अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा हूँ। इसका मतलब विद्यार्थी जो है वो मेधावी है और वो आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी फीस माफ करना एक तरह से हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बार भी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाकर अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करूंगा। तो ये तो हो गया पूरा विषय वस्तु का विवरण। अब हम समापन पर आते हैं। जैसा कि हमने कहा था इससे पहले भी कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, आप ऐसा करने की कृपा करें, तो वही है कि मुझे विश्वास है कि मेरी परिस्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके आप मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करेंगे और आपकी कृपा दृष्टि के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। अब जैसा कि हमने कहा कि ये इधर फिर दिनांक डल जाती है और धन्यवाद या सधन्यवाद, और ये भवदीय या अगर छात्रा है तो भवदीया, और छात्रा है तो आज्ञाकारी की जगह आज्ञाकारिणी और शिष्य की जगह शिष्या हो जाएगा। और ये आपका नाम, आपका कक्षा और आपका वर्ग आ गया। तो यही जो अभिनिवेदन, प्रार्थी का नाम और उससे संबंधित ये सारी ये जानकारी आ गई। तो आशा है इस प्रारूप को देख करके आपको पत्र लेखन में बहुत आसानी होगी और यह प्रारूप आप समझ गए होंगे। अब हम आपको 2-3 प्रार्थना पत्र के उदाहरण बता देते हैं कि जैसे अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा गया। अब वही आपने लिखा, सेवा में से मैं पहले शुरू किया क्योंकि प्रधानाचार्य को लिखना है, और अगर वो स्त्री प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य हो जाएगा, तो वो आपने सेवा में लिखा, फिर उनका पदनाम लिखा, फिर अपने जिसमें वो है प्रधानाचार्य उस विद्यालय का नाम लिखा, स्थान का नाम लिखा, विषय लिखा, अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, और फिर महोदय लिखा। फिर जहां पे महोदय खत्म होता है क्वामा लगाया और वहीं से आपने अपना पत्र लेखन शुरू कर दिया। और जिस पृष्ठ पे लिखा उस पृष्ठ को क्या है ऐसे 2 अंगुल मोड़ दिया, तब फिर ये सब लिखना शुरू किया। तो सविनय निवेदन यह है कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह दिनांक 24 नवंबर, ये पहले आप कारण दे रहे हैं 2000, किसी भी आप 19 लिखो, 20 लिखो, 18 लिखो, को संपन्न होगा, लेकिन भविष्य में होगा। आप ये नहीं भूतकाल की दिनांक नहीं डालेंगे, भविष्य काल की, क्योंकि तभी तो आप अवकाश मांगेंगे।
और इस शुभ अवसर में सम्मिलित होने के लिए मेरे संबंधी दूर दूर से घर पर आ रहे हैं। वैवाहिक कार्यक्रमों में पूरी व्यवस्था को संभालने में अपने माता पिता के साथ सहयोग करना मेरा कर्तव्य है और शुभ विवाह में घर पर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करने, रीति रिवाजों से संबंधित अनेक कार्य हैं, इसलिए व्यवस्था आदि की देखभाल के लिए मेरा घर पर उपस्थित रहना अति आवश्यक है। तो ये आपका अवकाश मांगने का कारण हो गया। ये जो आपका विषय है उसका पूरा विवरण हो गया। फिर आप वही ज्ञापन सूचक, धन्यवाद सूचक आप वाक्य लिखते हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन अर्थात दिनांक 23 नवंबर से 26 नवंबर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर आपने वही धन्यवाद लिखा और दिनांक डाला। ये कंप्यूटर की कोई ऐसी समस्या है जिससे ये यहाँ आ जाता है, लेकिन ये भवदीय या भवदीया या प्रार्थी या प्रार्थनी ये आप यहाँ लिखेंगे, ये भी, या आपका आज्ञाकारी शिष्य ये भी आप यहाँ लिखेंगे। और वही परीक्षा में लिख रहे हैं तो काखा गा डालेंगे, और अगर परीक्षा में नहीं लिख रहे हैं तो अपना नाम डालेंगे। तो ये चारों चीज़ें जो हैं, ये भवदी तो मैंने लिख दिया, ये 1, ये 2 और ये 3, ये यहाँ पर आ जाएंगी। आपको आशा है ये प्रार्थना पत्र का उदाहरण समझ में आ गया होगा। और अब हम पुनः दूसरे प्रार्थना पत्र का एक उदाहरण देते हैं कि अपने प्रधानाचार्य को विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। वही सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और अगर महिला है तो प्रधानाचार्या, फिर वही विद्यालय का नाम, स्थान का नाम, विषय है ये, और ये फिर आपने महोदय लिखा। अब आप जो ये विषय है उसका पूर्ण विवरण देंगे संक्षेप रूप में और प्रभावशाली शैली में। सादर निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। इसी विद्यालय से मैंने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, पास की है। मेरे द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के उपरांत मतलब बाद मुझे सही मार्गदर्शन, दिशा निर्देश नहीं मिला कि मैं क्या विषय लूँ। मुझे अन्य विषय में अच्छे नंबर, अंक मिले थे, लेकिन अपने साथियों के साथ की वजह से मैंने वह अच्छे अंक वाला विषय नहीं लिया है। तो अब मैं देख रहा हूँ जो विषय मैंने लिया है उसमें ना मेरी रुचि है और ना मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं जिसमें मुझे अच्छे अंक मिले हैं उस विषय को लेना चाहता हूँ। तो यही बात यहाँ पर विद्यार्थी कह रहा है। तो सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण मैं यह निर्णय नहीं कर पाया था कि मेरे लिए कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में से कौन सा विषय उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा, उचित रहेगा, और मैं किस संकाय में प्रवेश लूँ, कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय आदि। मैंने अपने साथियों के कहने पर कला विषय ले लिया है, लेकिन पिछले सप्ताह से मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैंने अपनी योग्यता के अनुकूल विषय का चयन नहीं किया है, नहीं चुना है, और मेरे कंप्यूटर विषय में 98% प्राप्तांक है। मैंने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अतः कंप्यूटर विषय लेना मेरी रुचि व योग्यता के अनुरूप होने के साथ भविष्य के लिए भी उपयुक्त रहेगा। आशा है आप कला संकाय से कंप्यूटर संकाय में मेरे स्थानांतरण की प्रार्थना स्वीकार करेंगे। और फिर वही कृतज्ञता सूचक, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। वही दिनांक है, ये धन्यवाद है, और ये भवदी भी बच्चों इधर ही आएगा। ये कुछ फॉन्ट की प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये बार बार ये यहाँ आ जाता है। यही आप, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और फिर वही काखागा। जब परीक्षा में है, परीक्षा में नहीं है तो आप अपना नाम और पूरा विवरण देंगे। तो ये यहाँ पर तीनों चीज़ें 1, 2 और ये 3 आ जाएंगी। और अब आप मैं को पुनः एक और उदाहरण दे देती हूँ प्रार्थना पत्र का। कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में आप सबसे पहले लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय या चार्या महोदया, फिर वही विद्यालय का नाम, फिर स्थान का नाम, और फिर वही विषय पर आएंगे कि कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र, फिर महोदय। सविनय निवेदन है कि हम 10वीं कक्षा के छात्र यह अनुभव करते हैं कि आज के कंप्यूटर युग में प्रत्येक व्यक्ति को कंप्यूटर की
की जानकारी होनी चाहिए। हम सभी देख रहे हैं कि दिनों दिन कंप्यूटर शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जरूरी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा आरंभ करवाने की कृपा करें। हम आपके प्रति सदैव आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। आशा है आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। फिर वही दिनांक डाला बच्चों, धन्यवाद डाला और भवदीय या भवदीया, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर वही पुरुष है, छात्र है तो भवदीय, छात्रा है तो भवदीया, और छात्र है तो आज्ञाकारी शिष्य, और छात्रा है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। और फिर वही ये जो काखा लिखोगे बेटा यहाँ, और कक्षा 10 बा लिख दोगे। आशा है आपको बच्चों ये प्रार्थना पत्र से पहले जो पत्र क्या है, पत्र एक लेखन कला है, फिर पत्र की क्या आवश्यकता है, पत्र का क्या महत्व है, पत्र के क्या प्रकार हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। पत्र का प्रारूप, प्रार्थना पत्र का प्रारूप मैंने आपको समझाया, उसके 3 आपको उदाहरण भी दे करके समझा दिए लिखित रूप से। तो अब मैं आपको अभ्यास कार्य दे रही हूँ, तो यह कार्य आप अपने घर में करिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रार्थना पत्र लिखने का ढंग समझ में आ गया है या नहीं। आप एक सुंदर प्रार्थना पत्र, अच्छा प्रार्थना पत्र, प्रभावशाली प्रार्थना पत्र लिखने में समर्थ हो गए होंगे। अब अभ्यास कार्य बेटा अपने प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या महोदय या महोदया को चरित्र प्रमाण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, एक ये है। और दूसरा बेटा अपने प्रधानाचार्य या चार्या महोदय या महोदय को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए। अब विषय ये हो जाएगा बेटा चरित्र प्रमाण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पहले में, दूसरे में क्या हो जाएगा विषय बेटा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। और सेवा में वैसे ही आप शुरू कर दोगे प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, स्थान का नाम, फिर महोदय, और फिर जहां महोदय खत्म होगा तो पैराग्राफ जब अनुच्छेद जब शुरू करते हैं तो थोड़ा सा स्थान इधर छोड़ देते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है, लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता है और वो प्रभावशाली भी होता है। तो इस तरह से आप ये पत्र लेखन करिएगा। ये तो जो आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन समय के साथ साथ आप SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा और भी जो नई आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें आ रही हैं उनके माध्यम से भी आप पत्र लेखन में धीरे धीरे निपुण होंगे, पत्र लेखन सीखेंगे इन नए तरीकों से और नई तकनीक के अनुसार अपने प्रार्थना पत्र का स्वरूप जो है वैसे ही बनाते जाएंगे। तो इस तरह से आप नई तकनीकों से कैसे पत्र और प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको आप सीखेंगे, उसका आप स्वाध्याय करेंगे। इस तरह से आप पत्र लेखन में और प्रार्थना पत्र में निपुण होते जाएंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।